गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद कैसे काम करता है। इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस विषय पे जो कंफ्यूजन है उसको दूर करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आयुर्वेद है उसका जो ज्ञान है वो बहुत पुराना है, लगभग 5000 साल पुराना है और अथाह है, मतलब बहुत बहुत विशाल है। जब आप आयुर्वेद में घुसेंगे तो आपको ऊपर से तो बहुत छोटा सा नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप गहरे में जाएंगे वैसे वैसे आप ये महसूस करेंगे कि आयुर्वेद बहुत गहरा है, बहुत विशाल है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जितने सिंपल लगते हैं उतने सिंपल हैं नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं इसका मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है और इसको इसी तरह से लें। ये किसी तरह के डायग्नोसिस के लिए या आपके इलाज के लिए नहीं है। जो भी जानकारी आपको मैं देने की कोशिश करूंगा या दूंगा, उस जानकारी का जो प्रयोग है वो आप सोच समझ कर करें और बिना एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के ना करें तो ही अच्छा होगा। बिकॉज जब हम अपने आप को देखते हैं तो पूरी तरह से नहीं देख पाते, और जब चिकित्सक हमें देखता है तो वो समग्र रूप से देख पाता है और हमारी परेशानियों को समझ के उसके हिसाब से हमें सही जो उसका इलाज है, जो हल है, वो हमें बता पाता है। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद के बारे में। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो का मकसद ये भी नहीं है कि आपकी दवाइयों को बदलवाया जाए या आपकी जो चिकित्सा पद्धति है उसको बदलवाया जाए। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और आपको डिजायर्ड रिजल्ट आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको लेते रहें। और ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि आप एलोपैथी बंद कर दें या आयुर्वेद शुरू कर दें या ऐसा कुछ। तो इस वीडियो का मकसद ये भी नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल और केवल आप तक आयुर्वेद की जानकारी को पहुंचाना है। तो सबसे पहले आयुर्वेद के मतलब को समझते हैं। आयुर्वेद का मतलब है आयु के लिए वेद, या आयुष के लिए विज्ञान, या स्वास्थ्य के लिए विज्ञान या ज्ञान। तो ये आयुर्वेद का मतलब है। और आयुर्वेद का जो मकसद है वो सबसे पहला ये है कि जो स्वस्थ लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। सबसे पहले प्रिवेंशन के ऊपर आयुर्वेद में बात होती है, और उसके बाद जो लोग बीमार हैं, जो लोग परेशान हैं, उनके इलाज की भी व्यवस्था आयुर्वेद के अंदर है। तो आयुर्वेद का जो लक्ष्य है वो स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और जो लोग स्वस्थ नहीं हैं उनको एक समग्र बीमारी का इलाज प्रदान करना है। तो ये आयुर्वेद का मकसद है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, आयुर्वेद जो है ये लगभग 5000 साल पुराना है। इसके बारे में बहुत सारे मत हैं कि ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और क्या क्या इसके अवयव हैं। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे वाग्भट जी का है अष्टांग हृदयम, या सुश्रुत का है सुश्रुत, के अलावा और बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर प्रकाश डाला है, जैसे भाव प्रकाश निघंटु है, और बहुत बहुत सारी किताबें हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अथाह है, समुद्र की तरह बहुत विशाल ज्ञान है आयुर्वेद का। तो बहुत पुराना है, बहुत विशाल आयुर्वेद का ज्ञान है। आयुर्वेद जीवन में समता का प्रतिपादन करता है। समता का मतलब है बैलेंस। आयुर्वेद जो है वो बैलेंस को भली भांति समझता है और बैलेंस के लिए ही प्रयास करता है। बिकॉज जब भी बैलेंस बिगड़ता है तभी परेशानियां आती हैं, तभी बीमारियां आती हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, जब तक आपके शरीर का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा तब तक न तो बीमारी आएगी ना घर में कोई परेशानी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल तब तक नहीं गिरेगी जब तक आप उसका बैलेंस बना के रखेंगे। जब तक बैलेंस बना रहेगा तब तक साइकिल गिरेगी नहीं। और
यहाँ एक बात और समझ लीजिए, बड़ी गहरी है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक साइकिल चलती रहेगी तब तक उसका बैलेंस बना रहेगा। चलना बंद हो जाएगी तो बैलेंस बिगड़ेगा, फिर आप उसको खड़ा नहीं रख पाएंगे, फिर वो गिरेगी ही गिरेगी। तो चलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस बनाए रखने के लिए। आगे मैं इसके ऊपर और प्रकाश डालूंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आयुर्वेद जो है वो ये कहता है कि आप अपने शरीर का बैलेंस बना के रखें। अगर आप अपने शरीर का बैलेंस बना के रखेंगे तो शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी। अब जो बैलेंस है वो बनाना कैसे है, कैसे बनेगा बैलेंस, किसका बैलेंस बनाना है, किस चीज में बैलेंस बनाना है। तो आयुर्वेद जो है वो ये मानता है कि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से मिलके बना है। पंच महाभूत का मतलब है 5 पदार्थ हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बना है। उनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। तो न केवल हमारा शरीर बल्कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, प्रकृति स्वयं इन्हीं 5 पदार्थों से मिलके बनी है। आप जो भी उठा के देखेंगे, और जैसे कि मैं कई बार कहता भी हूँ कि जो लॉज हैं नेचर के वो सेम हैं, सबके लिए सेम है, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, पशु है, पक्षी है, या कि जो गाड़ियां हमने बनाई हैं, जो यान हमने बनाए हैं, तकरीबन सभी सिमिलर प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। सबके अंदर कम्युनिकेशन है, वायर्स हैं, सबके अंदर मटेरियल्स हैं, जैसे लोहे से बना है, उसके अंदर जो सीट है उसमें सोफा है, कुशनिंग है, तो ब्रेक्स हैं, क्लच है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें फ्यूल है। तो तकरीबन सभी जो सिस्टम्स हैं वो एक ही तरह से काम करते हैं। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 5 महाभूतों से मिलके बना है, और उन्हीं 5 महाभूतों से मिलके हमारा शरीर बना है। जब हम शरीर के ऊपर आते हैं पर्टिकुलरली, तो शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष कहे गए हैं। ये दोष भी हैं और ये धातु भी हैं। धातु का मतलब होता है जिनसे मिलके शरीर बनता है, जो शरीर को धारण करते हैं, जिनसे शरीर बनता है उनको धातु कहा जाता है। और दोष इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसानी से बिगड़ जाते हैं, मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इसलिए इनको दोष कहा जाता है। ये आसानी से दूषित हो जाते हैं। तो 3 दोष कौन कौन से हैं? 3 दोष हैं। सबसे पहले है वात, फिर पित्त है और कफ है। तो जो वात है वो आकाश और वायु से मिलके बना है, और जो पित्त है वो अग्नि और जल से मिलके बना है, और जो कफ है वो जल और पृथ्वी से मिलके बना है। तो इनकी मैं मेन क्वालिटीज आपको बता देता हूं, जिसके आधार पे आप समझ पाएंगे वात, पित्त और कफ को। जैसे हम वात की बात अगर करते हैं तो ये आकाश और वायु से बना है। तो आकाश का मतलब होता है खाली स्पेस, और वायु का मतलब होता है गतिशीलता। जहाँ जो भी हमारे शरीर में गतिशीलता है, जैसे रक्त है वो चलता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, चलते हैं। हमारे शरीर में जो भोजन है वो हम खाते हैं, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, स्टोमक से होता हुआ, फिर वो उसका निष्कासन होता है। तो ये जो भी मूवमेंट्स हैं शरीर के वो वात को डिनोट करते हैं। मतलब वात जो है वो हमारे शरीर के सारे मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो पित्त है वो अग्नि और जल से मिलके बना है। पित्त मतलब जो हमारे शरीर में जो भी एसिड्स हैं या जो भी खाने को पचाने के लिए प्रयुक्त होता है वो पित्त है, और वो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें जल है और अग्नि है। तो ये पित्त है। और अगर हम कफ की बात करें तो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो कफ कहलाता है। मतलब जो भी आधार है हमारे शरीर का, जैसे टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, ये सब कुछ जो है ये कफ के अंतर्गत आता है। कफ का मतलब वो फेल्जम नहीं, बलगम नहीं, वो कफ नहीं है।
आयुर्वेद में कफ की जब हम बात करते हैं और दोष, 3 दोष में से एक दोष की बात करते हैं, तो कफ का मतलब है भारीपन। और ये जो भारीपन है ये जल और पृथ्वी से मिलके बना है। तो 3 दोष हैं हमारे शरीर में। इन तीनों दोषों का जब बैलेंस बिगड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आसानी से दूषित हो जाते हैं, तो इन तीनों का बैलेंस जब बिगड़ता है तो हमारे शरीर में परेशानियां आती हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकृति को आप देखिए, जैसे अगर बिल्कुल हवा नहीं चलेगी तो घुटन होना शुरू हो जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। और अगर वायु बहुत तेज चलने लगेगी, तूफान आने लगेगा, तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, होर्डिंग्स गिर जाएंगे। तो ये वायु है। गतिशीलता अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो रेस्टलेसनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के दर्द हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो वायु के प्रकोप से होती हैं। वायु जब बिगड़ती है तब होते हैं। और पित्त जो है वो हमारे खाने को पचाने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसको आप अग्नि भी इसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं आप। एग्जैक्टली अग्नि नहीं है ये, जो अग्नि है वो अलग, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पित्त जो है वो खाने को पचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर खाना नहीं पचेगा तो बीमारियां बनेंगी, अगर खाना बहुत ज़्यादा पचने लगेगा तो भी परेशानियां आएंगी। पित्त की अधिकता और कम होना दोनों ही मुश्किल में डाल देता है। तो इसीलिए पित्त का भी बैलेंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से कफ है। अगर आपका जो शरीर है उसका एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर अगर बैलेंस में है, हाथ पैर मसल्स, आपकी बोन्स, सारी चीज़ें बराबर जिस अनुपात में होनी चाहिए उस अनुपात में है, तो आपका शरीर ठीक है। अगर कोई भी एक अवयव बढ़ने लगेगा तो मुश्किल आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मसल्स भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो मुश्किल आने लगती है। जो लोग एक्सरसाइज करके मसल्स बनाते हैं वो अलग बात हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ इंजेक्ट करते हैं अपने मसल्स के अंदर उनके साइज को बढ़ाने के लिए। मेरे दिमाग से उतर रहा है, लिक्विड है कोई, सिंथॉल या कुछ इस तरह का लिक्विड है जिसको मसल्स में इंजेक्ट करते हैं तो मसल्स का साइज जो है बढ़ने लगता है। तो उसका जब प्रयोग करते हैं तो मसल का जो साइज है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और वो फायदा करने के बजाय फिर नुकसान करने लगता है। तो मसल्स जो हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए बॉडी में। बहुत ज़्यादा होंगे तो भी अच्छा नहीं है, नहीं होंगे या वीक होंगे तो भी मुश्किल बात है। तो जो कफ है, जो वात है, जो पित्त है, इन तीनों को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। और ये जो 3 दोष हैं, इन्हीं दोषों के आधार पे हमारे शरीर की प्रकृति कही गई है आयुर्वेद के अंदर। प्रकृति मतलब जो हमें जन्म से मिलती है। और जन्म से कुछ लोग बहुत लीन होते हैं, कुछ लोग मीडियम बिल्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत हैवी बिल्ट होते हैं, उनकी बोन्स हैवी होती हैं, उनके मसल्स ज़्यादा होते हैं, दे आर जनरली वेरी हैवी। तो वो लोग जो बहुत हैवी होते हैं वो कफ प्रधान होते हैं। जो लोग मीडियम बिल्ड के होते हैं, जिनकी पाचक अग्नि बहुत अच्छी होती है, जो खाने को अच्छे से पचाते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, तीक्ष्ण होती है, वो पित्त प्रधान होते हैं। और जो बहुत दुबले पतले होते हैं, चंचल होते हैं, जो ठहरते नहीं हैं, जो समझते तो बहुत जल्दी हैं लेकिन समझ को रिटेन नहीं कर पाते, वो वात प्रधान होते हैं। तो ये जो प्रकृतियां हैं ये तीनों कभी भी शुद्ध प्रकृति नहीं होती। शुद्ध का मतलब कोई भी पूर्णतः वात प्रधान नहीं होता, कोई भी पूर्णतः पित्त प्रधान नहीं होता और कोई भी पूर्णतः कफ प्रधान नहीं होता। कोई भी व्यक्तित्व जो है वो मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 3 होता है। तो अपनी प्रकृति को पहचानें और अपनी प्रकृति को पहचान के उसके हिसाब से जब आप अपने जीवन को जिएंगे तो उसमें बैलेंस बना रहेगा। और जब बैलेंस बना रहेगा तो आपको परेशानियां या बीमारियां कम से कम आएंगी। तो ये 3 दोषों के बारे में है। और दोषों के बाद बात चर्चा करनी आवश्यक है धातुओं की। धातु का मतलब होता है जो शरीर को धारण करते हैं और जिनसे मिलके शरीर बना है। तो अगर हम धातुओं की बात करें तो आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं कही गई हैं। 7 धातुओं का अगर हम नाम से पुकारें तो 7 धातुओं में रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है और शुक्र है। रस का मतलब है
जो आहार से रस बनता है या जो फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर हैं वो रस है। और रस के बाद में रक्त जो है वो बनता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले आहार, आहार से फिर रस बनता है, रस जो है वो रक्त में जाता है, रक्त को पोषित करता है, फिर रक्त जो है वो मांस को पोषित करता है, उससे मांस बनता है, मांस को न्यूट्रिशन मिलता है, मांस मतलब मसल्स आपके। और मांस के बाद में फिर मेद में जाता है। मेद का मतलब होता है आपके अंदर जो फैट है। तो फैट में मांस के बाद जाता है। इसका मतलब एक ये भी है कि जो खाना आपका प्रयोग नहीं हो पाता, जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो बेसिकली आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी के अंदर स्टोर होने लगता है। और उसके बाद में अस्थियों में जाता है। अस्थि जो आपकी बोन्स हैं, बोन्स के बाद में मज्जा में जाता है। मज्जा जो है वो आपकी बोन मैरो है। और उसके बाद में आपके शुक्र में जाता है। शुक्र जो है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, तो वहाँ सबसे लास्ट में जाता है। और जब ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में बनती हैं और ये सारी चीज़ें बैलेंस में होती हैं तो फिर बनता है ओज। जैसे हम कहते हैं कि फलां व्यक्ति है वो बहुत ओजस्वी है, तो ओज जो है वो सबसे लास्ट में आता है। और ओज को आप ऐसे समझिए कि जब आप स्वस्थ होंगे पूर्णतः, मन से, वचन से, कर्म से, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपका शरीर अच्छा होगा, तब आपके चेहरे पे जो चमक होगी, जो रेडियंस होगा, उसको ओज बोला जाता है। तो ओज जो है वो सबसे लास्ट में आता है। और जब सारी धातुएं, सारे दोष बैलेंस में होते हैं तब आप ओजस्वी बनते हैं। तो ओजस्वी बनना जो है वो आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हुआ आयुर्वेद का बेस, जो कि 3 दोषों पे आधारित है और 7 धातुओं पे आधारित है। और जब हम दोष और स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि शरीर का पूरी तरह से स्वस्थ होना क्या है, तो शरीर के पूरी तरह स्वस्थ होने की जो व्याख्या आयुर्वेद में की गई है वो है जब आपके तीनों दोष जो हैं, वात, पित्त और कफ, वो समान अवस्था में हो। जो आपके शरीर की अग्नि है, यहाँ जो मैं अग्नि की बात कर रहा हूँ वो अग्नि, वैसे तो बहुत से प्रकार हैं उसके भी शरीर के अंदर, लेकिन बेसिकली पाचक अग्नि की बात कर रहा हूं। जब अग्नि समान हो और इसके अलावा जब आपकी इंद्रियां, जैसे मन है और आत्मा है, ये जब आपके वश में हो, जब ये प्रसन्न हो, इनमें किसी भी तरह का व्यक्ति को कोई तनाव ना हो, पूरी तरह से वो प्रसन्न हो, तब हम उसको पूर्णतः स्वस्थ कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। अगर यहाँ कहीं भी कोई भी डिसबैलेंस है तो वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं रह पाएगा। और शरीर जो है हमारा वो अलग अलग काम नहीं करता। जैसे अगर आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसका रीजन जरूरी नहीं है कि हार्ट में ही हो सकता है हार्ट के ठीक काम न करने की वजह कहीं और हो। जैसे अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, आपको डर लगेगा, तब भी आपकी हार्ट बीट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं या स्लो हो जाती हैं। और इसी तरह से अगर हमें स्ट्रेस होगा, हमारे विचार ठीक नहीं होंगे, तो हमारा जो खाना है वो भी ठीक से नहीं पचेगा। जब हमारा खाना ठीक से नहीं पचेगा तो रस ठीक से नहीं बनेगा, रस ठीक से नहीं बनेगा तो धातुएं ठीक से नहीं बनेंगी। और इसका उल्टा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही सही और सटीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चोट लग जाती है, आपके कोई घाव हो जाता है, तो उस घाव की वजह से आपकी धातु में क्षय होता है। जब धातु में क्षय होता है, जैसे स्किन फट जाती है, रक्त निकलने लगता है, तो उसकी वजह से फिर आपको खाना खाने में दिक्कत होने लगती है, आप ज्यादा खाना नहीं खा सकते, आपके विचारों का संतुलन बिगड़ता है। तो शरीर एक रूप में काम करता है और सब कुछ आपस में रिलेटेड है और इन रिलेशन ही काम करता है। तो आयुर्वेद जब आपका इलाज करने की कोशिश करता है तो आयुर्वेद ये नहीं देखता कि आपको सिम्टम क्या है और सिम्टम को कैसे दबाया जाए। आयुर्वेद ये कोशिश करता है कि ये पता लगाया जाए कि आपके शरीर में जो भी परेशानी है उसका मेन रीजन क्या है, डिसबैलेंस कहाँ हुआ है, ताकि उस डिसबैलेंस को ठीक करके आपको दोबारा से ठीक किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसके लिए अलग तरह के उपाय हैं, कुछ खाने का, कुछ व्यवहार का,
और अगर आपको शरीर से परेशानी है, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो आमतौर पे ये माना जाता है कि आपका जो वायु है वो विकृत है। वायु विकृत होगा तो उसके और भी बहुत सारे परिणाम होंगे। वायु अगर विकृत होगा, तो विषम होगा, तो आपकी जो अग्नि है वो भी विषम हो जाएगी, कभी भूख लगेगी, कभी भूख बिल्कुल नहीं लगेगी आपको। तो ये सब कुछ आपस में रिलेटेड है और जब ये सब कुछ समान अवस्था में हो, बैलेंस्ड हो, तब आप पूरी तरह से स्वस्थ कहे जाएँगे। तो आयुर्वेद जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद का जो मकसद है वो ये है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें, अगर आप स्वस्थ हैं तो। और अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, डिसबैलेंस आपके शरीर में आ जाता है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जा सके, रोग को कैसे पहचाना जाए, उसका फिर निदान क्या किया जाए, उसको औषधि कौन-सी दी जाए, तो इसके बारे में भी आयुर्वेद में विस्तृत व्याख्या है। तो सबसे पहले बैलेंस बनाने के लिए आयुर्वेद ये कहता है कि अपनी दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। और जब दिनचर्या पे ध्यान देने की बात आती है तो बहुत ही कॉमन बातें हैं जो तकरीबन सबको पता है। इट इज़ ओनली ए रिमाइंडर हियर कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के शौच इत्यादि के पश्चात आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आवश्यकता है तो पानी पीना चाहिए। जैसे कई बार कहा जाता है कि उठते ही आपको पानी पीना चाहिए और इतना पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। पानी आपको आवश्यकता के अनुसार पीना चाहिए। अगर सूखा पड़ जाएगा तो फसलें बर्बाद हो जाएँगी। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी तो भी फसलें खराब हो जाती हैं। तो हमारे शरीर का बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर पानी बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी, पानी नहीं पिएँगे तो भी मुश्किल हो जाएगी। एंड हियर यू कैन ट्रस्ट योर सेंसेस। अगर आपको लगता है प्यास लगी है तो पानी पीजिए। जितनी प्यास लगी है उतना पानी पीजिए। भूख लगी है तो खाना खाइए, जब भूख नहीं लगी है तो खाना मत खाइए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद में जो आपका डेली रूटीन है, वॉशरूम वगैरह जाने के बाद में थोड़ा पानी पिएँ अगर आवश्यकता है। फिर कुछ एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ कितनी करनी है उसके बारे में भी नियम है कि आपको लगभग 30 टू 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। दिस इज इन जनरल। और पर्टिकुलरली आप इसको ऐसे समझें कि जब आपका गला सूखने लगे, आपको लगे प्यास लगने लगी है, तो समझ लें कि आपका जो व्यायाम है वो पूरा हो गया। उसके आगे आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर वो आपको बजाय फायदा करने के नुकसान करने लगेगा। शरीर बनने के बजाय फिर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज से बिगड़ने लगेगा। तो आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें और एक्सरसाइज के बाद में जब भूख लगे, आपको खुल के भूख लगे और आपको लगे कि हाँ, पुराना खाना जो मैंने खाया था शाम को वो पच गया है, तो फिर आप भोजन करें। और भोजन के विषय में भी कोई एक पर्टिकुलर नियम नहीं है। देयर इज नो जनरलाइजेशन इन आयुर्वेद। आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका भोजन कैसा हो, कितना हो। अगर आप वात प्रकृति के हैं, आप बहुत दुबले पतले हैं, और कभी भूख बहुत लगती है, कभी भूख नहीं लगती है, तो आपको अपने हिसाब से खाना पड़ेगा। कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जो थोड़ा-सा गरिष्ठ हो, जो कुछ लंबे समय तक आपको सांत्वना दे सके। तो ऐसा कुछ खाइए आप, जो थोड़ा-सा हेवी हो, ताकि आपके शरीर में जो हल्कापन है वो दूर होके थोड़ा-सा भारीपन आए। द आइडिया इज़ टू बैलेंस योर बॉडी। तो हल्कापन अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा भारीपन लाइए उसमें, खाने में भी भारीपन लाएँगे, तो शरीर में भारीपन आएगा। और अगर पित्त प्रकृति है तो फिर आप उसके हिसाब से खाइए, क्योंकि अग्नि अगर आपकी तेज है, आप खूब खाते हैं, खूब पच सकता है आपके शरीर में खाना, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी लिमिट तो है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, तो उसका ध्यान रखें। और अगर आप कफ प्रकृति के हैं, मतलब आपके शरीर में भारीपन ज़्यादा है, फैट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको अपना खाना जो है वो हल्का रखना चाहिए। तो आवश्यकता के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार व्यायाम के पश्चात और ये जान लेने के बाद कि अब आपको भूख लग रही है, खाना खाना चाहिए आपको। और पानी पीने के भी आयुर्वेद में कुछ नियम हैं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर आप खाना खाने से ठीक पहले अगर आप पानी पीते हैं, तो वो आपको निर्बल बनाता है। मतलब उससे आपके जो बल है उसमें कमी आती है। अगर आप खाने के बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते हैं, 1-1 घूँट, 2-2 घूँट आवश्यकता के अनुसार, तो वो आपके खाने को ठीक से पचाने में मदद करता है। और अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो इसमें आयुर्वेद में कहा गया है इसके लिए भोजनान्ते विषम वारी, कि जो पानी है वो भोजन के अंत में अगर पिया जाए और बहुत सारा पिया जाए तो वो फिर विष के समान है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल दूध लिया
और दूध आपने 1 चम्मच लिया उसमें आपने 1 गिलास पानी डाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर आपके शरीर को जो पोषण है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, उसमें से शरीर प्रॉपरली न्यूट्रिशन आपका नहीं ले पाएगा। तो खाने पीने का ध्यान रखें और अपने शरीर को बैलेंस बना के रखें। और जब हम औषधियों के विषय में बात करते हैं तो आयुर्वेद में औषधियाँ जो हैं वो अपने गुणों के आधार पर जानी जाती हैं कि कौन सी औषधि के क्या गुण हैं, वो रूखी हैं, वो स्निग्ध हैं, वो भारी हैं, वो हल्की हैं, वो किस स्वाद की हैं। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका जो एक्शन है आपके बॉडी में वो कैसा होगा, और उसी एक्शन के ऊपर आधारित जो है औषधियाँ आपको दी जाएंगी कि आपके शरीर में जो डिसबैलेंस हुआ है उसका लक्षण क्या है। उस लक्षण को बैलेंस करने के लिए फिर आयुर्वेद में आपको औषधियाँ दी जाएंगी। तो आयुर्वेद जो है वो आम तौर पे इस वक्त जो है वो सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, या हमें लगता है कि जब और कोई रास्ता नहीं बचा, सब जगह से हम निराश हो गए, तो हमें आयुर्वेद में जाना चाहिए, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। तो इसको अगर आप थोड़ा-सा उल्टा करेंगे और आयुर्वेद को अगर आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको दूसरी किसी पद्धति में जाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपके इलाज की पद्धति को बदला जाए, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है वो आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर पहुँचाई होगी। तो कोशिश करें आयुर्वेद की तरफ मुड़ें, और बहुत ही अच्छी पद्धति है, इसके ज़रिए आप अपने जीवन को संतुलित रख के बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी भी आप तक टाइम से पहुंच सके। With this, I would like to end this video. Thank you very much. Have a great day.